हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डे बैच कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी है, जो कि है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपनी 4th यूनिट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन है। वैसे गाइज, हमें जो सिलेबस में मेंशन है वो सिर्फ फंक्शन टॉपिक मेंशन है, रिलेशन टॉपिक मेंशन नहीं है। लेकिन फंक्शन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको रिलेशन की अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आज हम रिलेशन करेंगे और उसके बाद फंक्शन टॉपिक को करेंगे। ठीक है, रिलेशन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या हुआ कि उनमें कम से कम हमारा एक एलिमेंट क्या करता है? लाई करता है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इज द सेट डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे इसको? ए क्रॉस बी, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जो रखता है सारे के सारे क्या? ऑर्डर्ड पेयर ए बी, सच डेट ए किस में बिलोंग करता है? ए में, एंड बी किस में बिलोंग करता है? बी में। देन ए क्रॉस बी, या फिर आप बोल सकते हैं ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे? बी से। क्या होगी? ए बी ऑर्डर्ड पेयर होगी, जिसमें ए हमारे पहले सेट का एलिमेंट होगा और बी हमारे दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। अब ये तो हो गई हमारी जो बुकिस डेफिनेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? अगर आप दो सेट ले लेंगे, एक सेट ले लेंगे ए और एक सेट ले लेंगे बी, तो ए सेट के जितने भी हमारे क्या हो सकते हैं? रिलेशन हो सकते हैं बी सेट के एलिमेंट से, उन सब को हम क्या कर दें? एक जगह पे क्या कर दें? लिख दें, या उन सबको एक जगह पे हम इकट्ठा करके लिख देंगे। तब हम उन सारे जो हमारे सेट आएंगे, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएगा, उन ऑर्डर्ड पेयर के सेट को बोलते हैं कि ये हमारी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जैसे देखो आप, जैसे मैं ये एक सेट लेती हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये बताओ, यहाँ से यहाँ पर हमें रिलेशन देखने हैं, तो 1 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 से हो सकता है ना? 1 का किससे? 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। इसी तरह 2 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 2 का रिलेशन 5 से हो सकता है, और 2 का रिलेशन किससे हो सकता है? 6 से हो सकता है। 3 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 3 का रिलेशन 5 से हो सकता है, और 3 का रिलेशन 6 से हो सकता है। तो हमने क्या करा? 1 के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब से रिलेशन लिया, 2 का जितने भी बी सेट में एलिमेंट थे उन सब से रिलेशन लिया, 3 के जितने भी बी सेट में एलिमेंट थे उन सब का रिलेशन लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे रिलेशन थे इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए क्रॉस बी, या ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से। किस तरह से? देखो, 1 का रिलेशन 4 से है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बना हमारा 1 4। 1 का रिलेशन हमने 5 से लिया है, 1 का रिलेशन किससे लिया है? 6 से लिया है। इसी तरह 2 का रिलेशन किससे लिया है? 1 से। 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 6 से, एंड 3 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 5 से, एंड 3 का रिलेशन हमारा 6 से। ठीक है, अब जो ये हमारे एलिमेंट्स आए हैं, ये सारे एलिमेंट, इन सब को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि किसी एक सेट के एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशन। कौन से रिलेशन? तमाम पॉसिबल रिलेशन, मतलब सारे के सारे रिलेशन आपको क्या करने हैं? कंसीडर करने हैं कि भाई इसका इससे भी हो सकता है। तमाम पॉसिबल रिलेशन, ये एक बहुत ही आम लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं कि
एक सेट के दूसरे सेट के एलिमेंट से जितने भी रिलेशन होंगे, आप उन सब रिलेशन को क्या करेंगे, जब एक सेट में इकट्ठा करके लिख देंगे, तब उन ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए, यानी कि हमारा जो पहला सेट है उसके एलिमेंट को मान लो हमने m मान लिया, जो हमारा दूसरा सेट है b उसके एलिमेंट को हमने n मान लिया, तब हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इज टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इक्वल टू नंबर ऑफ a में कितने माने m और इसमें कितने माने हैं n, तो m क्रॉस n। एक बार इसको चेक करते हैं हम। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितने हैं हमारे 3 है ना, और b में कितने हैं 1 2 3, b में भी कितने हैं 3 है, a सेट में भी 3 b सेट में भी 3। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आए हैं हमारे, तो फॉर्मूला होगा m इज टू n, यानी कि 3 × 3 इट इज 9। अब देखते हैं 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से जितने भी तमाम पॉसिबल रिलेशन होंगे, अगर उन सब तमाम पॉसिबल रिलेशन को हम क्या करें, इकट्ठा करके एक सेट में डाल दें, तो उन सेट के एलिमेंट जो कि एलिमेंट हमारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि जो हमारा, जैसे ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर हुआ ए और बी, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हुआ सी और डी, तो जो हमारा पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो दूसरा जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा उसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, जैसे ए इक्वल टू सी होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का और जो हमारा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा उन दोनों, वे दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इट मीन्स ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर। तो हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर्ड पेयर है ये, तो आपको ए बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, तो 2a प्लस बी इक्वल टू कितना है 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर, इट मीन्स 11 इक्वल टू है a माइनस 3b के, है ना। अब ये हुआ हमारा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये दूसरी इक्वेशन क्या हुई, a माइनस 3b इक्वल टू 11। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अपनी a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि फिर ये 2a हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो दिस इक्वेशन इज 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2a माइनस 6b इक्वल टू 22। और दूसरी इक्वेशन है हमारी, जो फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू 1, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, दिस इज 6b एंड माइनस b, तो माइनस 7b इक्वल टू 21। तो b की वैल्यू हो गई मेरी 21 अपॉन माइनस 7, तो b की वैल्यू हो गई मेरी -3। अब b की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो a की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 2a प्लस b इक्वल टू 1, तो 2a प्लस b की वैल्यू -3 इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1 प्लस 3 इज 4, तो a की वैल्यू हो गई 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे a कैसा है मल्टीप्लाई, 2 कैसा है मल्टीप्लाई में, अब जाएगा इधर डिवाइड में, तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारी a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई -3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इक्वल टू 135 एंड b इक्वल टू 23, फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a सो डेट a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो a क्रॉस b होता है
और बी क्रॉस ए होता है वो इक्वल नहीं होते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या ये आ सकता है ए क्रॉस बी ग्रेटर होता है बी क्रॉस ए से, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि ए क्रॉस बी लेस देन होता है बी क्रॉस ए से। ठीक है ना, तो कुछ भी आ सकता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या हुआ, 1 3 5 के एलिमेंट की क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, किससे, 2 3 से। तो कैसे करनी है, या तो आप पेयर बना लीजिए इस तरीके से, या फिर क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट की इन दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 3 की इन दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 5 की इन दोनों एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। तो लिखते हैं 1 को किसके साथ कंसिडर करेंगे, 2 के साथ, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, अब देखो 1 के साथ 2 भी हो गया, 1 के साथ 3 भी हो गया, इसी तरीके से 3 के साथ 2 हो गया, 3 के साथ 3 हो गया, फिर 5 के साथ 2 हो गया और 5 के साथ 3 हो गया। देखो 1 को 2 के साथ भी कंसीडर किया, 3 के साथ भी कंसीडर किया, उसी तरीके से 3 को 2 के साथ भी कंसीडर किया और 3 के साथ भी कंसीडर किया, 5 को 2 के साथ भी कंसीडर किया और फिर 3 के साथ भी कंसीडर किया। अब करते हैं बी क्रॉस ए, क्या करते हैं, बी क्रॉस ए, यानी कि अब की बार बी के एलिमेंट को पहले लिखेंगे और ए के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे। तो दिस इज 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट 1 3 5। अब करते हैं 2 की 1 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 5 के साथ, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 1 2 3 2 5, फिर 3 1 3 2 3 5। देखो ये आई है हमारी 1 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5 3, और यहाँ पे आया 2 1 2 3 2 5 3 1 3 2 3 5। देखो ये दोनों सेम एलिमेंट आए हैं, लेकिन इनकी पोजीशन क्या है, हमारी चेंज है। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे 1 2 लिखा हुआ है और 2 1 लिखा हुआ है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते। 1 2 किसके इक्वल नहीं होता, 2 1 के इक्वल नहीं होता। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों 1 2 2 1 के इक्वल नहीं है, 1 3 हमारा 3 1 के इक्वल नहीं है, 3 2 हमारा 2 3 के इक्वल नहीं है ना। इस तरीके से क्या होते हैं, ये एलिमेंट आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल नहीं है तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल नहीं होगी। तो बस यही हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को करने का हमारा मोटिव क्या था, कि हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के। ठीक है, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है हमारा, वो एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट जो दोनों सेट में मिलते हैं। जैसे कि बी इंटरसेक्शन सी 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6। तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट मिला है, हमें 4 मिला है ना। 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है। तो सिर्फ जो हमारी बी इंटरसेक्शन सी आया वो कितना आया है, 4 आया है। अब बी इंटरसेक्शन सी की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है किससे, ए से। तो कर देंगे, वो हो गया हमारी 1 2 3। ये क्रॉस प्रोडक्ट किससे करनी है, 4 से। तो वो हमारा 1 को 4 के साथ कंसिडर करेंगे, 2 को 4 के साथ कंसिडर करेंगे और 3 को 4 के साथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेशन, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखेंगे टॉपिक रिलेशन। रिलेशन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे फंक्शन टॉपिक का बेस होता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए रिलेटेड टू ए। जैसे मैं 2 सेट कंसीडर करूँ, ये भी सेट मेरा ए है, ये भी सेट ए है, तब मैं बोलूँगी इनके बीच में, अगर मुझे रिलेशन को लिखना है कि इनके बीच में कुछ रिलेशन है, तो लिखेंगे
ए रिलेटेड ए, यानी कि ए का ए सेट के एलिमेंट से जो भी हमारे रिलेशन है, रिलेशन जैसे हमारे फैमिली रिलेशन होता है, इसी तरीके से हम सेट के बीच में भी क्या कर सकते हैं, रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा ये सेट ए है और ये सेट बी है, तब हम बोलेंगे ए रिलेटेड टू बी। क्या बोलेंगे? ए रिलेटेड टू बी, या फिर बोलेंगे ए सेट का रिलेशन बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन। ठीक है, ठीक है। तो ए आर ए, यानी कि ए रिलेटेड टू ए। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा आर होता है, रिलेशन, आर फॉर रिलेशन, जो आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। उसके इक्वल भी हो सकता है और उसका उससे कम एलिमेंट भी हो सकते हैं। सबसेट का मीनिंग ये तो होता है या तो उसके बराबर हो जाए या फिर उससे कम एलिमेंट हो जाए, लेकिन ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरी बात जो मैंने यहाँ बताई आपको वही बताया, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, तब आप इसको कहेंगे कि ए किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, और लिख देंगे ए आर बी। सेकेंड है आर वन इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब आपने कोई रिलेशन, ऐसा रिलेशन लिख दिया जो रिलेशन क्या है, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही इक्वल आ गया। ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, अभी इसका एग्जांपल बताऊंगी मैं आपको। या फिर आपने कोई ऐसा रिलेशन लिखा जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो इन दोनों रिलेशन का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको बोलते हैं हम ट्राइवल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्राइवल रिलेशन। जैसे अभी हम बहुत सारे रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इन सेट से हमारे क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। सबसे पहले हम ए क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस ए, अब तो हमें पता है कि 1 का इन सब एलिमेंट के साथ, 2 का इन सब एलिमेंट के साथ, 3 का इन सब एलिमेंट के साथ। तो ये बना मेरा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है ना। 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, हमने क्या लिख लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया है। अब मैं एक रिलेशन लिख दूँ, जैसे R1 एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, मतलब ये एक्स और ये वाई, सच डैट कि ऑर्डर्ड पेयर का जो सम है वो लेस देन किससे हो, 6 से हो। किससे लेस देन हो, 6 से लेस देन हो। और कब हो, कि जब x तो a में बिलोंग करता हो एंड y भी हमारा a में बिलोंग करता हो। अच्छा, अब हम लिखते हैं ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जिनका सम किससे लेस देन है, 6 से लेस देन है। देखो इनका सम करेंगे 1 और 1 2, तो ये भी 6 से लेस देन है, यानी कि इसको कंसिडर कर सकते हैं हम। 1 एंड 2 3, ये भी किससे कम है, 6 से कम है। 1 एंड 3 4, 6 से लेस देन है। 2 एंड 1 3, 6 से लेस देन है। 2 एंड 2 4, 6 से लेस देन है। 2 एंड 3 5, 6 से लेस देन है। 3 एंड 1 भी 6 से लेस देन है। 3 एंड 2 भी 6 से लेस देन है। 3 भी 6 से लेस देन है ना, सब लेस देन। तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट मैं कहाँ कंसिडर कर सकती हूँ, अपने R1 रिलेशन में। और R1 रिलेशन क्या है मेरा, जिसमें हमारा दोनों ऑर्डर्ड पेयर का सम किससे लेस देन है, 6 से लेस देन है। तो 1 1 and guys this is 1 2 and 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3। ठीक है। अब ये देखो, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे ए क्रॉस ए के हैं या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं, है ना। ये किसके इक्वल है, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यानी कि आप इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा एक ट्राइवल सॉल्यूशन है, या फिर आप बोलेंगे ट्राइवल रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, ट्राइवल रिलेशन है। आपको मैं एक बार 5 वाला बता देती हूँ। क्या बता देती हूँ, 5 वाला। जैसे मैं एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ, R2 इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, कि जो हमारे एलिमेंट है x और y, उन दोनों का सम कितना है, 0।
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए। x भी ए से बिलोंग करता है, y भी ए से बिलोंग करता है। अच्छा, ये हमारे एक रो से एक एलिमेंट अब चेक करेंगे। 1 + 1 2, 0 नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। तो ये हमारा क्या आया कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आया जो हम इस अपनी जो कंडीशन हमने एक रिलेशन लिया है कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 0, इसमें कंसिडर हो जाए। तो इट्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये सेट आया वो सेट कैसा है, एम्प्टी है, या फिर बोल सकते हैं फाई है। तो जो सेट हमारा क्या होता है, फाई होता है या एम्प्टी होता है, वो भी हमारा कैसा सॉल्यूशन होता है, ट्राइवल सॉल्यूशन या फिर ट्राइवल रिलेशन। कोई डाउट? कर लेंगे ना, समझ में आया? अब हमें जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे से एग्जामिनर पूछता है, वो पूछता है कि चेक करो कि आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, सिमेट्रिक रिलेशन है क्या, या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, और इक्विवेलेंस रिलेशन ये सेट रखता है या नहीं रखता है। अब हमें सबसे पहले वो पढ़ना है। मैंने एक सेट लिया है ए सेट और दूसरा भी ए सेट, और ए का ए से रिलेशन लिखा है और उसके जितने भी रिलेशन हो सकते थे यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख दिया है। अब इसी के थ्रू मैं चेक करती रहूँगी कि ये रिलेशन जो हमने लिखा है आइडेंटिटी रिलेशन है, इसमें से हम कंसिडर करते रहेंगे कुछ कुछ सेट्स ऑफ एलिमेंट को, और फिर बताते रहेंगे कि हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है ना। सबसे पहले आइडेंटिकल रिलेशन पढ़ते हैं। आइडेंटिकल रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिकल रिलेशन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं एग्जाम में, आइडेंटिकल को आइडेंटिटी रिलेशन को आइडेंटिकल सेम, क्या, आइडेंटिकल सेम मतलब बिल्कुल एक जैसे। कौन से? बिल्कुल एक जैसे। तो वो सारे रिलेशन जिसमें हमारे दो एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हो, उन रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो डेफिनेशन, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। हम क्या कहेंगे? कोई रिलेशन है उसे बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। और कब कहेंगे? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब सेट ए का कोई भी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि सेट ए के एलिमेंट किससे रिलेटेड होंगे? सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होंगे। अगर वो खुद से ही रिलेटेड है तब हम उस रिलेशन को कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर दोनों के दोनों एलिमेंट बिल्कुल इक्वल है तब आप कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज आप कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अच्छा, मैं दो रिलेशन लिखती हूँ R1 और R2। इस तरीके से लिखा 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3। नेक्स्ट है, ठीक है। अब आपको खुद से डिसाइड करना है वो वाले रिलेशन जिसमें दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे क्या हो, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम हो, बिल्कुल बराबर हो, वो तो हमारे आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। दूसरा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर 1 1 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है क्या? 1 2 के इक्वल होता है? या 1 2 जैसा है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हमारा क्या नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या नहीं है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब सेकंड देखो, यहाँ पे है 1 1, हाँ 1 1 के इक्वल है और 1 1 जैसा भी है। 2 2 के इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं। 3 3 के इक्वल है, दोनों मतलब ये भी सेम है। तो ये तीनों क्या है? तीनों पेयर के हमारे एलिमेंट क्या है? इक्वल है। 1 1 के इक्वल है इस पेयर में, 2 2 के इक्वल है और 3 3 के इक्वल है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है। उसने कहा था कि सिर्फ वो रिलेटेड होगा तो खुद से रिलेटेड होगा, तो 1 1 से खुद से रिलेटेड है, 2 2 से खुद से रिलेटेड है और 3 3 खुद से रिलेटेड है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हुआ? आइडेंटिटी, क्या हुआ हमारा? एक आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि हर एक एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए? खुद से रिलेटेड होना चाहिए। एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल, और साथ के साथ किससे रिलेटेड होना चाहिए? दूसरे से भी रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि खुद से तो रिलेटेड होना बिल्कुल नेसेसरी है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो सकता है? कैन बी रिलेटेड टू अदर, दूसरे से भी क्या हो सकता है? रिलेटेड हो सकता है। दूसरे से भी क्या हो सकता है? रिलेटेड हो सकता है। ये 3 रिलेशन लिखे हैं मैंने, R1, R2 और R3। आप चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन कौन सा सेट हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि खुद से तो होना मैंडेटरी है, यानी कि हर एक एलिमेंट का खुद से क्या होगा? रिलेशन होना जरूरी है। और दूसरे से हो जाए तो वो भी चलेगा, लिखा है ना कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल, दूसरे से भी रिलेटेड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में दिक्कत है, अगर दूसरे से रिलेटेड होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है मेरा खुद से ही बस रिलेशन हो। अब जैसे खुद से रिलेशन क्या हुआ? 1 का 1 से, तो 1 का 1 से है, हम ये वाले सेट को कंसिडर कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस के लिए। 2 का 2 से, 3 का 3 से, ठीक है, और 1 का 3 से। तो देखो तीनों एलिमेंट का खुद से तो रिलेशन है ही, और साथ में एक एलिमेंट दिया है जिसका किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेशन है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता तो वो नहीं चलता, लेकिन रिफ्लेक्सिव में तो चल जाएगा। तो ये क्या है? हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आपके माइंड में आया होगा कि अगर तीनों एलिमेंट इक्वली हो जाएं, जैसे हमारा आइडेंटिटी रिलेशन में था, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? जैसे 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, इन तीनों एलिमेंट का खुद से ही क्या है? रिलेशन है। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा ये होता है सेट होता है, इसमें खुद से रिलेशन तो मैंडेटरी होता है, ये खुद से रिलेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर दूसरे एलिमेंट से है तो उसे बोलते हैं ऑप्शनल। क्या? ऑप्शनल। तो देखो यहाँ पर हमें मैंडेटरी अगर हो जाएगा तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से। ऑप्शनल है नहीं यहाँ पे प्रेजेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इससे आपको एक बात समझ में आई होगी कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज ट्रू, कि सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन हमारे क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो? आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये आइडेंटिटी भी है ना। लेकिन ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल द आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज ट्रू। लेकिन कन्वर्स हमेशा सच हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब नेक्स्ट जो हमारा R3 रिलेशन है उसको चेक करेंगे। 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, और मैंडेटरी के लिए क्या चाहिए? 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन एंड 3 का 3 से रिलेशन। क्या यहाँ पर 3 का 3 से रिलेशन है? क्या नहीं है? यहाँ पे 3 का 3 से रिलेशन नहीं है। इट मीन्स जो हमारी मैंडेटरी कंडीशन थी, क्या थी? मैंडेटरी कंडीशन वो फुलफिल नहीं हुई, और अगर मैंडेटरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब ये हमारा क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तब हमारा क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको
कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आपके ये 6 रिलेशन दिया है मैंने, R1, R2, R3, R4 एंड R5 और R6। आपको चेक करना है कि कौन कौन से हमारे आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन से हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर दोनों रिलेशन है। ठीक है ना, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है गाइस, तो आज हमने अपने रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, उसके साथ आइडेंटिटी रिलेशन कर लिया है, रिलेशन की डेफिनेशन कर ली है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर लिया है। अब हमारे इसमें 2 टॉपिक बचते हैं, एक है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन एंड देन ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर हम बहुत सारे क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे कि किस में हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, किस में हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो गाइज आपको जो मैं क्लासेस कराती हूँ, जो हमारे 60 डे बैच चल रहा है, उसकी जो डेली क्लास की PDF होती है, क्लास नोट्स, वो आपको डेली मिल जाते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपको ये PDF चाहिए, और जितनी भी हमारी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग हमारी 24 क्लासेस हो चुके हैं, 24 क्लासेस की सभी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। और मोस्टली PDF मैंने पिन कमेंट किया है, आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है ना, और अपने नोट्स ज़्यादा कोशिश करिए हैंड रिटन नोट्स बनाने की, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं ना, तो आप उसे और अच्छे से और बेहतरी से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। गाइज, आप जो हमारा 200 थ्योरम का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 20 क्लासेस की है, और शुरू के 10 क्लासेस में वो सारी थ्योरम्स की है जो नेम से आती है, और लास्ट की वो सारी थ्योरम्स की हैं जो स्टेटमेंट के रूप में आती है। की PDF परचेज कर सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट 49 रुपीज़ है। और 1500 MCQ की PDF है, जिसमें ग्रुप थ्योरी वगैरह सब कुछ डिटेल में दिए गए हैं, जिसके मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसकी हमारी अभी तक 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। 1500 MCQ है, जिसमें सारे के सारे हमारे TGT के टॉपिक 32 के 32 टॉपिक इंक्लूड है, और उनके बेस पे सारे के सारे MCQs भी दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, और MCQ ये नहीं है कि सिर्फ MCQ की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी है हमारे, और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी है, और MCQ की फॉर्म में तो है ही। और ग्रुप थ्योरी का हमारा बहुत ही ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। तो ग्रुप थ्योरी के मैंने क्वेश्चंस जो हमारे नेट JRF में पूछे जाते हैं वो भी लिए हैं, और सारी की सारी थ्योरम्स प्लस जो डेफिनेशन है वो सारी भी अपनी PDF में इंक्लूड किया, जिससे कि आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको अच्छे समझ में आती रहेगी। तो आप वो PDF परचेज कर लीजिए, उसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है। और PDF को परचेज करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे आपको एक QR कोड मिल जाएगा, आपको उस पर पेमेंट करना है, और आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़नी है। ठीक है ना, जितने क्वेश्चंस मैं कराती हूँ उन क्वेश्चंस को पहले खुद से करके देखना है, और फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, सिर्फ हमारे चैनल पर 3 ही चीज़ पेड है, एक तो PDF है हमारी थ्योरम की, क्योंकि कुछ बच्चों में कुछ टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 60 डे बैच आपका 60 डे बैच की जो PDF है वो भी कॉस्ट पे है, और 60 डे बैच है वो भी आपकी कॉस्ट कितनी है। तो बिल्कुल दोनों की दोनों चीज़ें फ्री है। सिर्फ हमारी थ्योरम की कॉस्ट है 49 रुपीज़, TGT MCQ की कॉस्ट है 99 रुपीज़, और PGT MCQs की कॉस्ट है 149 रुपीज़। अगर आपको परचेज करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से आप परचेज करना है। ठीक है, और गाइज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, है ना, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग सब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और शेयर भी करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जब आदमी मोटिवेटेड होता है तो वो खुद से और अच्छा बेहतर करता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहिए, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ वीडियो के एंड में आप लोगों से 2 या 3 मिनट बात करती हूँ, उससे पहले पूरी क्लास में मैं कभी ये नहीं बोलती कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है साथ के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए। कल की क्लास में हम रिलेशन के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।